जय हिंद फ्रेंड, दिस इज अजीत सिंह हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एकदम इम्पोर्टेंट सा चैप्टर द इंटरव्यू। इस पूरे चैप्टर को हम ऑडियो फॉर्म में सुनने वाले हैं, जिसको आप बेहतर तरीके से सुन व समझ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आपका चैप्टर द इंटरव्यू। एक बात बताओ, अगर कोई आपके सामने कैमरा लेकर आ जाए और बोले भाई बस 2 मिनट का इंटरव्यू है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कुछ लोग बोलेंगे हाँ भाई पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। और कुछ लोग कैमरा देखते ही बोलेंगे नहीं भाई रहने दे, मेरी प्राइवेसी मेरे पास ही रहने दे। मतलब सबके अलग अलग ओपिनियन इसके बारे में हो सकते हैं। अब यही चीज़ इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू ऐसी चीज़ है जिसे लोग बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, और कुछ लोग इससे इतना परेशान हो जाते हैं कि इंटरव्यू का नाम सुनते ही उनका मूड पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। तो सवाल है, आखिर इंटरव्यू है क्या? क्या यह सिर्फ सवाल जवाब है, या फिर इससे किसी इंसान के बारे में सच में कुछ जाना जा सकता है? और अगर इंटरव्यू इतना यूज़फुल है तो फिर कुछ बड़े बड़े राइटर इससे बचते क्यों हैं? बस इसी कंसेप्ट के बारे में आपकी इसमें पार्ट 1 जो दे रखा है इंटरव्यू का, उसमें हम इस पूरे चैप्टर की थीम वाइज हम समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं आपके चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर के ऑथर हैं आपके क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। नाम आपको ध्यान में रखना है चैप्टर के ऑथर का, जिनका नाम मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। उन्होंने द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ नाम की एक किताब के लिए इंट्रोडक्शन लिखा था, और हमारा यह चैप्टर उसी इंट्रोडक्शन का एक हिस्सा है। अब ऑथर शुरुआत में कोई कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं देते, यानी कि उतनी कोई भारी भरकम परिभाषा इसके बारे में नहीं रखते हैं। वो हमें सीधे बताते हैं कि इंटरव्यू पिछले 130 सालों के आसपास से जर्नलिज्म का एक कॉमन हिस्सा बन चुका है। मतलब आज तो इंटरव्यू हमारी डेली लाइफ का हिस्सा जैसा हो गया है। आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, इंटरव्यू, टीवी लगाओ तो इंटरव्यू, यूट्यूब खोलो तो इंटरव्यू। कोई सेलिब्रिटी थोड़ा सा भी अगर फेमस हो जाता है तो वो इंटरव्यू के लिए चल देता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज लगभग हर पढ़ा लिखा इंसान अपने जीवन में कभी न कभी इंटरव्यू पढ़ चुका होता है। दूसरी तरफ हज़ारों सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लिया जा चुका है, और कुछ सेलिब्रिटीज़ तो ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू एक बार नहीं बार बार ले लिया गया है। अब नेचुरली सवाल उठता है, अगर इंटरव्यू इतना कॉमन है तो सब लोग इसके बारे में एक जैसा क्यों नहीं सोच पाते? यही ये चैप्टर असली पॉइंट पर आता है। इंटरव्यू को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन आते हैं। पहले देखो, किसी भी चीज़ के बारे में लोगों की ओपिनियन सेम हो ये ज़रूरी नहीं। इंटरव्यू को लेकर भी 2 बिल्कुल अलग अलग व्यूज़ आते हैं। एक ग्रुप कहता है इंटरव्यू इज़ अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, यानी इंटरव्यू के थ्रू हम किसी व्यक्ति के विचारों और अनुभवों के बारे में जान सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोग तो इंटरव्यू को एक आर्ट तक मानते हैं, एक कला मानते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा इंटरव्यू सिर्फ सवाल नहीं पूछता, वो सामने वाले से ऐसी बात निकलवाता है जो शायद वो नॉर्मली किसी से भी शेयर ना कर पाए। यानी सवाल पूछने का भी एक लिहाजा होता है, एक तरीका होता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेलिब्रिटीज़ इंटरव्यू को बिल्कुल अलग नज़र से देखते हैं। उन्हें लगता है कि इंटरव्यू उनकी ज़िंदगी में अननेसेसरी इंटरसन है, यानी कोई बार बार आपकी पर्सनल लाइफ में घुसकर सवाल करे। आप क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? तो नेचुरली हर इंसान कंफर्टेबल हो ये ज़रूरी नहीं। और ऑथर यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देते हैं। कुछ प्रिमिटिव कल्चर्स में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी इंसान का फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ले लिया जाए तो जैसे ही उसकी सोल का कुछ हिस्सा अगर किसी ने चुरा लिया हो तो ऐसा उसे महसूस होता है। ये कैसे? तो चलो अब सोचो, आज हम तो फ़ोटो लेते समय कहते हैं भाई एक और ले, इसमें फेस ठीक नहीं आया। लेकिन ऑथर जिस कंपैरिजन की बात कर रहे हैं उसका मतलब सीरियस है। वो बताना चाहते हैं कि कुछ लोग इंटरव्यू को भी इसी तरह महसूस करते हैं जैसे उनके व्यक्तित्व का कोई हिस्सा उनसे छीन लिया गया हो। जैसे यहाँ पर ऑथर आपके बहुत अलग अलग प्रकार के जो राइटर्स हो चुके हैं, ऑथर हो चुके हैं, या सेलिब्रिटीज़ रह चुके हैं, तो उनके ओपिनियन या उनके विचारों के बारे में भी आपको यहाँ पे बताया गया है।
जिससे पहले व्यक्ति है आपके वी.एस. नायपॉल। अब आते हैं आपके वी.एस. नायपॉल पर। नायपॉल का मानना था कि कुछ लोग इंटरव्यू से वाउंडेड हो जाते हैं, यानी इंटरव्यू उन्हें अंदर तक अफेक्ट करता है, वो उनसे घायल हो जाते हैं। वाउंडेड का अर्थ यहाँ पे घायल हम ले सकते हैं। उनके अनुसार कुछ लोग इंटरव्यू के बाद ऐसा महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने पर्सनालिटी का एक हिस्सा खो सा दिया है। अब थोड़ा रुक कर समझो, ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई इंटरव्यू आपसे लगातार सवाल करता है तो आप अपने बारे में ऐसी बातें भी बोल सकते हैं जो नॉर्मली आप पब्लिक में नहीं बोलते, और बाद में वही बात सबके सामने आ जाती है। इसलिए नायपॉल के लिए इंटरव्यू ये सिर्फ कैजुअल बातचीत नहीं थी, यह एक ऐसी चीज़ थी जो किसी व्यक्ति को मेंटली और इमोशनली अफेक्ट कर सकती थी। और यही वह वजह है कि चैप्टर में इंटरव्यू का नेगेटिव साइड भी दिखाया गया है। अब आते हैं दूसरे व्यक्ति जिनका नेम है लुइस कैरोल। इंटरव्यू इज़ अ हॉरर, ये शब्द आपके लुइस कैरोल के। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आता है। लुइस कैरोल, अगर आपने अलाइस इन वंडरलैंड का नाम सुना है तो वही लुइस कैरोल इसके क्रिएटर थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि लुइस कैरोल को इंटरव्यू से बहुत डर लगता था। टेक्स्ट में बताया गया है कि उन्हें इंटरव्यूअर का जस्ट हॉरर था और उन्होंने कभी इंटरव्यू देने के लिए कंसर्न नहीं किया। अब ऐसा नहीं था कि वो लोगों से मिलना ही नहीं चाहते थे, असल में उन्हें लायनाइज्ड होने से भी परेशानी थी। मतलब लोग उन्हें बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनाकर उनके पीछे पड़े, ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं थी। कुछ लोगों की अपनी प्राइवेसी होती है, तो आपके जो लुइस कैरोल है वो इसी के बारे में बता देते हैं। इंटरव्यूअर को उनके एडमायर हो या फोटोग्राफ लेने वाले लोग हो, वो इन सबसे दूर रहना पसंद करते हैं। और जब कोई उनसे मिलने या ऑटोग्राफ लेने के लिए बहुत इंसिस्ट करता था तो वो बाद में उन लोगों की स्टोरीज़ काफ़ी अम्यूज़मेंट के साथ सुनाया करते थे। तो यहाँ हमें लुइस कैरोल की पर्सनालिटी का एक अलग साइड देखने को मिलता है। वो फेमस थे, लेकिन फेम का अटेंशन उन्हें पसंद नहीं था। यहाँ पर लुइस कैरोल के ये विचार इसके बारे में इंटरव्यू में बताए गए हैं। फिर है आपके रुडयार्ड किपलिंग। अब चैप्टर का यह हिस्सा थोड़ा सीरियस है। यहाँ आते हैं रुडयार्ड किपलिंग। किपलिंग इंटरव्यू के प्रति लुइस कैरोल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड रखते हैं। उनकी वाइफ कैरोलिन ने अपनी डायरी में 14 अक्टूबर 1892 की एक घटना लिखी है। उन दिन 2 रिपोर्टर्स बोस्टन से आए थे और कैरोलिन ने लिखा कि उन रिपोर्टर्स की वजह से उनका पूरा दिन खराब हो गया था। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो भाई पूरा का पूरा दिन उनका खराब हो गया। लेकिन किपलिंग का रिएक्शन उससे भी ज़्यादा सीरियस था। उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा कि वो इंटरव्यू देने से मना क्यों करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से इंटरव्यू लेना इमोरल था। उन्होंने इसे एक तरह का क्राइम और अपने व्यक्ति पर असोल्ट जैसा माना है। उनके लिए किसी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ उससे इंटरव्यू लेना एक सीरियस वायलेशन था और वो इसे कावर्डली और इम्प्रॉपर मानते थे। यहाँ चैप्टर हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता है। हर फेमस पर्सन पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होता। किसी के फेमस होने का मतलब ये नहीं कि उसकी पर्सनल बाउंड्रीज खत्म हो गई। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सा है। अब चैप्टर थोड़ा आयरनी भी दिखाता है, क्योंकि किपलिंग खुद इंटरव्यू के इतने खिलाफ थे, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने मार्क ट्वेन का एक इंटरव्यू लिया था। यानी जिस चीज़ को वो अपने लिए गलत मानते थे वही काम उन्होंने किसी दूसरे के साथ किया था। और यही चीज़ चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाती है। कभी कभी इंसान खुद जिस सिचुएशन का विरोध करता है वही चीज़ अननोइंगली खुद पर भी कर बैठता है। और यही चीज़ आपकी होती है एक व्यक्ति के साथ जिनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। देन हम बात करते हैं आपके H.G. वेल्स का क्या ओपिनियन था इंटरव्यू के बारे में। इसके बाद ऑथर H.G. वेल्स का एग्जाम्पल देते हैं। 1894 में वेल्स ने इंटरव्यू देने की पूरी प्रोसेस को एक ऑर्डियल यानी कठिन अनुभव की तरह रेफर किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली वो खुद भी काफ़ी बार इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति रहे हैं और करीब 40 ईयर बाद तो उन्होंने जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू भी लिया।
तो देखो, यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस सामने आता है। कुछ लोग इंटरव्यू से पूरी तरह दूर रहते हैं, कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी इंटरव्यू देते हैं, और कुछ लोग खुद इंटरव्यूअर भी बन जाते हैं। मतलब ओपिनियन हमेशा ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। अब आते हैं आपके लास्ट व्यक्ति सॉल बेलो के बारे में। सबसे याद रखने वाली बात क्या आ सकती है इंटरव्यू के बारे में, वो सॉल बेलो हमें बताते हैं। उन्होंने इंटरव्यू की तुलना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ से की है। वो कहते हैं थंबप्रिंट ऑन हिज वाइंड पाइप। अब ये लाइन थोड़ी स्ट्रेंज लग सकती है लेकिन इसका मतलब समझो। थंबप्रिंट यानी अंगूठे का निशान, और विंड पिंप यानी गले की नली, जिसे हम श्वास नली कह सकते हैं। इस कंपैरिजन से वो इंटरव्यू की प्रेशर और डिस्कम्फर्ट को एक्सप्रेस कर रहे थे। यानी इंटरव्यू उनके लिए कोई आराम से होने वाली कैजुअल कन्वर्सेशन नहीं थी, उसमें एक तरह का प्रेशर महसूस होता था। और यही वजह है कि चैप्टर की शुरुआत में ऑथर इंटरव्यू के दोनों साइड्स दिखाते हैं। एक तरफ इंटरव्यू इक्वल टू सोर्स ऑफ ट्रुथ और दूसरी तरफ इंटरव्यू इक्वल टू इंटरेक्शन प्लस प्रेशर। लेकिन फिर भी इंटरव्यू को लोग कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। ऐसा क्यों? अब ऑथर अचानक इंटरव्यू के पॉजिटिव साइड पर वापस आते हैं। वो कहते हैं कि इंटरव्यू की कुछ ड्रॉबैक्स ज़रूर है, लेकिन फिर भी यह एक सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम है। मतलब ऐसा माध्यम जो बहुत यूजफुल है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू के थ्रू इंफॉर्मेशन बहुत डायरेक्ट तरीके से सामने आती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सवाल पूछता है और दूसरा व्यक्ति अपने वर्ड्स में आंसर देता है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति के विचार सीधे उसी के वर्ड्स में सुनने को मिलते हैं, और यही चीज़ इंटरव्यू को पावरफुल भी बनाती है। इंटरव्यू के पास पावर क्यों होती है? अब ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट सा पॉइंट आता है कि इंटरव्यूअर के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। क्यों? क्योंकि वही यह तय करता है कि वो डिसाइड करता है कि किस टॉपिक पर बात होगी, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस सवाल को आगे बढ़ाया जाएगा और किस बात को छोड़ दिया जाएगा। मतलब सामने वाला व्यक्ति जवाब दे रहा है लेकिन कन्वर्सेशन की डायरेक्शन कई बार इंटरव्यूअर तय कर रहा होता है। इसलिए इंटरव्यूअर का रोल बहुत पावरफुल होता है, और इसी वजह से इंटरव्यू सिर्फ एक नॉर्मल कंजर्वेशन नहीं, यह इंफॉर्मेशन और इन्फ्लुएंस का भी माध्यम सा बन जाता है। तो भाई, अगर पूरे पार्ट 1 को सिंपल लाइन में समझना हो तो बात इतनी सी है, इंटरव्यू एक पावरफुल मीडियम है। इससे हम किसी व्यक्ति के आइडियाज़, थॉट्स और एक्सपीरियंस तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए लोग इसे ट्रूथ ऑफ सोर्स और एक तरह की आर्ट मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे अपनी प्राइवेसी में इंटरफेरेंस मानते हैं। जैसे PS नाइपोल को लगता है कि इंटरव्यू लोगों को इमोशनली हर्ट कर सकते हैं। लुइस कैरोल इंटरव्यू से बचना चाहते हैं। रुडयार्ड किपलिंग इंटरव्यू को बड़ी गंभीरता से गलत मानते हैं। H.G. वेल्स ने इंटरव्यू को एक ऑर्डियल कहा, लेकिन बाद में खुद भी इंटरव्यूअर बने। और सॉल बेलो ने इंटरव्यू की तुलना अपने विंड पिप पर थंबप्रिंट से की है। तो अब अगला सवाल नेचुरली आता है, अगर इंटरव्यू इतना कॉम्प्लिकेट है तो आखिर एक अच्छा इंटरव्यू कैसे हो सकता है? और उससे भी इंटरेस्टिंग, अगर कोई आदमी प्रोफेसर भी हो, रिसर्चर भी हो, राइटर भी हो, नॉवेलिस्ट भी हो, तो उसका इंटरव्यू कैसा होगा? यही चैप्टर हमें पार्ट 2 जो होगा उसमें देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको इंटरव्यू का ये पार्ट 1 जो इंटरव्यू की ओपिनियन बताता है कि उसकी पॉजिटिव साइड क्या हो सकती है, उसकी नेगेटिव साइड क्या हो सकती है, उसके बारे में हमें बताता है। तो पार्ट 2 हम लेके आएंगे जिसमें मुकुंद पद्मनाभन अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें आपको एक लाइव इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे आंसर आते हैं, कैसे इंटरव्यू लिया जाता है, वो बताया जाएगा। यहाँ पर आपको ओपिनियन बताया गया था इंटरव्यू का अलग अलग राइटर्स, ऑथर के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दैट। जय हिंद, जय भारत।